बड़ी खबर हाईकोर्ट से मिली है। धनंजय सिंह को जमानत, बरेली सेंट्रल जेल से आए हैं बाहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिली है। बरेली सेंट्रल जेल से बाहर आए हैं धनंजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनंजय सिंह को जमानत मिली है, राहत मिली है। हाईकोर्ट की तरफ से राहत, धनंजय सिंह को बहुत बड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाहुबली धनंजय सिंह रिहा हो चुके हैं, जेल से बाहर आए हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपहरण और रंगदारी के मामले में हाईकोर्ट ने इनको सजा सुनाई थी, लेकिन अब बड़ी राहत इनको मिली है। अपहरण और रंगदारी के मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है। बरेली सेंट्रल जेल से बाहर आई तस्वीरें आपके सामने। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी आदर्श सिंह जुड़े हुए हैं फोन पर। आदर्श, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट से धनंजय सिंह पूर्व सांसद को जमानत मिल गई थी। 7 साल की सजा उनको जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से हुई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में धनंजय सिंह ने अपील की थी जमानत के लिए, जमानत मिल गई है, ग्रांट हो गई है। आज बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर जाने के लिए धनंजय सिंह निकले हैं, उनकी रिहाई हुई है। माना जा रहा है कि इस जमानत के बाद वो अपनी पत्नी जो है शशिकला धनंजय सिंह, उनके प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के टिकट से वो चुनाव लड़ रही हैं जौनपुर में सांसदी का। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जौनपुर और उसके आसपास के जिलों की पूर्वांचल की राजनीति गर्म होने वाली है धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने की वजह से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लग रहा था क्या ऐसा आदर्श की हाईकोर्ट से उनको राहत मिल सकती है, जिस तरीके से हाईकोर्ट से राहत मिली है धनंजय सिंह को रंगदारी और अपहरण के केस में? क्योंकि धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में 2 अपील दाखिल की थी। पहली अपील के तहत उन्होंने मांग की थी कि जो जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके ऊपर सजा लगाई है, 7 साल की सजा दिया है, उसको खत्म किया जाए या उसको रोक दिया जाए, और साथ ही साथ जमानत की भी अपील की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने और उसको खत्म करने से फिलहाल के लिए इनकार कर दिया है, लेकिन जमानत बेल जो है वो ग्रांट कर दी है, और इसी के आधार पर धनंजय सिंह बाहर निकल रहे हैं। ठीक है आदर्श, बहुत शुक्रिया आपका। राजधानी भोपाल में मिसरौद में दूसरी क्लास की 8 साल की बच्ची के साथ निजी स्कूल के एक हॉस्टल में ज्यादती का मामला सामने आया है। बच्ची को दाल चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे वो बेसुध हो गई। होश आया तो एक शख्स उसके साथ गलत काम कर रहा था, जबकि एक और शख्स पास में ही खड़ा था। घटना 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। बच्ची 15 दिन पहले ही हॉस्टल में आई थी। मंगलवार रात पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ ज्यादती का मामला दर्ज कर दिया है। इसमें हॉस्टल की वार्डन भी शामिल है। मिसरौद पुलिस के मुताबिक बच्ची के पेरेंट्स ने 15 दिन पहले ही हॉस्टल में दाखिला करवाया था। बच्ची के पिता बिजनेसमैन हैं और मां हाउसवाइफ। बच्ची की मां ने बताया कि पिछले रविवार को वो बच्ची को हॉस्टल से बाहर घुमाने लाई थी। हर रविवार को ही परिजन बच्चों से मिल सकते हैं। इस रविवार को बच्ची से फोन पर बात की तो वो रोने लगी। वीडियो कॉल पर बोली उसे ब्लीडिंग हुई है। इसके बाद पूरा मामला सामने आ गया, उजागर हो गया। 8 साल की मासूम ने मां से कहा, दाढ़ी वाले अंकल ने गलत काम किया। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची भी मेरी बेहोश हो गई। इसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया। बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने
अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, मैं जब संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा, मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी। जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दूसरा, वो अंकल को मैं पहचान लूँगी। मैंने कहा मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊँगी, फांसी चढ़वाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। अभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे पूरा डाउट है कि उसको भगाया जाएगा, देखिएगा। तो बच्ची की मां का कहना है कि आरोपी को जेल भिजवाऊंगी, फांसी चढ़वाऊंगी। होना भी ऐसा चाहिए। ऐसे दरिंदों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए कि सजा हो और फांसी की सजा हो। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक बार फिर राजधानी शर्मसार हुई है ऐसी घटना से। पूरा मामला है क्या, विस्तार से बताएं, और पुलिस क्या कुछ करे इस मामले को लेकर। सूरज। जी देखिए सुमित, निश्चित तौर पर एक बार फिर से राजधानी भोपाल शर्मसार हुई है इस मामले के सामने आने के बाद। जिस तरह से पूरा मामला है कि एक बच्ची जो 8 साल की थी, ज्ञान गंगा स्कूल की दूसरी कक्षा में पढ़ती थी और उसी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ दरिंदगी की गई। दरिंदगी भी ऐसी नहीं, ऐसी दरिंदगी कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया खाने मिलाकर, उसे नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश किया गया और बेहोश करने के बाद उसके साथ पूरी दरिंदगी की गई। जो दरिंदे हैं उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने भी आनाकानी की इस पूरे मामले पे। पुलिस के पास जो परिजन है, यानी बच्ची की जो मां है, एफआईआर कराने के लिए आई, लेकिन एफआईआर शुरू में नहीं कर रहे थे। फिर एफआईआर की। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं सुमित, यही थाना है, मिसरोद थाना है, और इसी थाने के अंतर्गत ज्ञान गंगा वो स्कूल आती है जो यहाँ की नामी स्कूल है, एक बड़ी स्कूल है। उसी थाने उसी स्कूल के हॉस्टल के अंदर बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। और 4-5 दिन पहले की ये पूरी घटना है। जिस तरह से बच्ची की मां ने बताया कि बच्ची रो रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून तक निकले हैं, ब्लीडिंग हुई है, उसके पेट में सूजन था। जेपी अस्पताल ले जाया गया। जब जांच कराया गया तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बताया कि प्राइवेट पार्ट में सूजन है। उसके बाद पूरी घटना प्रकाश में मैं थाने के अंदर भी चलूंगा और बात करूंगा पूरा मामला क्या है। जिस तरह से पुलिस ने भी इधर मामला सलटाने की कोशिश तो की, लेकिन उसके बावजूद बाद में उन्हें एफआईआर दर्ज करना पड़ा। इसी थाने की घटना है सुमित, जिस थाने के अंतर्गत मैं मौजूद हूं। यही वो थाना है जो बच्ची खुलकर जीना नहीं सीखी थी, उस बच्ची के साथ पूरी ये दरिंदगी की गई। हमारे साथ यहाँ के एसआई मौजूद है। सर, ये मामला सामने आया है, क्या कहेंगे, क्या मामला है, जरा बताइए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, टीआई साहब ही जो कहेंगे, ठीक है। तो आपको तो पता होगा ना। मुझे कुछ नहीं, टीआई साहब ही बताएं। वो माँ गुहार लगा रही थी, आप लोग एफआईआर नहीं कर रहे थे। देखिए ये थाने के अंदर मैं मौजूद हूँ सुमित, विस्तार न्यूज उसी थाने के अंदर मौजूद है और इसी थाने के अंदर खड़ा होकर तब तक बोलेगा जब तक उस बच्ची के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अभी तक बिल्कुल सूरज, क्या आप जैसे एसआई साहब कह रहे हैं कि टीआई साहब ही कुछ बोल पाएंगे, वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं वो बोल रहे हैं कि टीआई साहब ही कुछ बोल पाएंगे। टीआई साहब थाने में मौजूद हैं क्या? और बताइए, पूछिए जरा कि टीआई साहब कब आएंगे, हम उनसे बात करनी है। जी देखिए, टीआई साहब जो हैं वो अभी थाने में सुमित मौजूद नहीं है और जो विवेचना अधिकारी श्वेता करके हैं वो भी थाने मौजूद नहीं है। बोल रहे हैं कुछ समय बाद आएंगे। जब भी वो आएंगे तब भी तो हम कैमरे में उनसे बात करेंगे, ऑन लाइव कैमरा बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पूरी घटना क्या थी और घटना अगर ऐसी थी सामने प्रकाश में आई तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे। ऐसा कौन सा दबाव था, किस आदमी का दबाव था कि एक बच्ची के साथ इतना बड़ा मामला हो जाता है और एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। उसकी मां यहाँ रो रही थी, बिलक रही थी और रो कर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किसी प्रकार से मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार घटना मालूम है उसके बावजूद भी बताने को तैयार नहीं है कि क्या घटना है। हालांकि जो विवेचना अधिकारी उनसे हम बातचीत करेंगे। सुमित देखिए, तस्वीरें देखिए, थाने के अंदर कई लोग मौजूद हैं लेकिन अभी यहाँ पर टीआई साहब नहीं आए हैं और ये बोल रहे हैं कि जो टीआई साहब आएंगे तभी बातचीत करेंगे और विवेचना अधिकारी जो है वो आएंगे तब बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया सुमित, पूरा दबाव था कि एफआईआर दर्ज न की जाए, मामले को रफा दफा कर दी जाए। ये तो अच्छा था कि बच्ची के जो परिजन थे वो डटे रहे, अड़े रहे और पूरा मामला जो प्रकाश में सामने मीडिया के सामने आया तब एफआईआर दर्ज की गई सुमित।
बिल्कुल सूरज जिस तरीके से घटना सामने आई है और इसमें हम देख रहे हैं कि वार्डन की भी मिली भगत है, हॉस्टल वार्डन का भी नाम सामने आया है। पुलिस क्या उससे भी पूछताछ करेगी, उसको भी क्या गिरफ्तार कर दिया गया है? क्या कुछ जानकारी है वार्डन के लिए, वार्डन के बारे में? सुमित, वही सवाल विस्तार न्यूज लगातार कर रहा है कि आखिरकार 3 लोगों पर एफआईआर की गई वार्डन समेत, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, कोई गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई, और वो गिरफ्तारी होगी तो कब होगी? पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है? टीआई साहब आखिरकार अभी तक थाने नहीं आए हैं, तो टीआई साहब कहाँ गए हैं? पूरे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है? विवेचना अधिकारी कहाँ है? इतना बड़ा मामला सामने आया और लगभग 10 से 10:30 बज रहे हैं और थाने के अंदर में मौजूद हूं, ना तो टीआई साहब है, ना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की उदासीनता यहाँ पर नजर आती है। सूरज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर से शर्मसार हुई है, लेकिन इस मामले में पुलिस की उदासीनता सामने आई है। एफआईआर दर्ज करने से पुलिस ने आनाकानी की है वहां पर। आगे बढ़ते हैं आप। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को भेजी गई है धमकी भेजी गई है बम से उड़ाने की। स्कूलों को ईमेल से भेजी गई है बम की धमकी। बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच गए पेरेंट्स, अभिभावक। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, स्कूलों को खाली करवाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी मिली है, बम की धमकी मिली है कि स्कूल में बम है। स्कूलों को ईमेल से भेजी गई है बम की धमकी, और जब ये जानकारी बच्चों के पेरेंट्स को लगी, अभिभावक को लगी, सभी वहां पर पहुंच जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, घर लाने के लिए। आज मजदूर दिवस है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी इसे अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। थोड़ी देर बाद सीएम विष्णुदेव साय मजदूरों का सम्मान करने वाले हैं, तो कांग्रेस आज बोरेबासी दिवस के रूप में इसे मनाती है। कांग्रेस के तमाम नेता बोरेबासी खाकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में बीजेपी मजदूरों का सम्मान करेगी, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम भूपेश बघेल मजदूरों के साथ बोरेबासी खाते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसी तरीके से मजदूर दिवस आज बीजेपी मनाएगी मजदूरों का सम्मान करके, वहीं कांग्रेस मनाएगी मजदूरों के साथ बोरेबासी खाके। रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मजदूरों के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे में ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से आज का दिन मना रही है, मजदूर दिवस। आज बीजेपी मजदूरों का सम्मान करेगी और कार्यक्रम रखा गया है। सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मजदूरों का सम्मान करेंगे। रायपुर में मजदूरों के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस दिवस को मना रहे हैं, मजदूर दिवस। बीजेपी आज मजदूरों का सम्मान करने जा रही है, क्या कुछ और खास होगा इस कार्यक्रम में? रोहित, बताएं जरा हमें। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे और मजदूरों का सम्मान किया जाएगा, जिसके बाद में वो तमाम मजदूरों के साथ बैठकर भोजन भी करेंगे। और उसी जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर भोजन करने वाले हैं। तस्वीर दिखाता हूँ, ये तमाम श्रमिक हैं, प्रदेश भर के श्रमिक हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। पहुँचने के साथ में देखिए अब व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ बैठेंगे और बैठने के साथ में यहाँ पर भोजन करेंगे। उज्ज्वल जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या होने वाला है यहाँ पर आज? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है आज, और श्रमिकों के सम्मान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि वो आज अपना भोजन जो है श्रमिकों के साथ करेंगे, मेहनतकश लोगों के साथ करेंगे प्रदेश के। तो ऐतिहासिक महत्व है चावड़ी का, जो आप सामने जो कार्यक्रम स्थल देख रहे हैं, गांधी मैदान है। यहाँ पर पूरे प्रदेश के, पूरे अंचल के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग आते हैं और काम की तलाश करते हैं यहाँ पे। उसी अवसर पे आज ये पारंपरिक छत्तीसगढ़ी खान पान के साथ यहाँ पर आज भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम रखा गया है और क्या परोसा जाएगा उसको भी दिखाते हैं आपको। किसान, आ जाइए आप और दिखाएंगे कि क्या। देखिए तमाम तरह से व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो परोसा जाएगा उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ मैं कि ये देखिए, ये
राजधानी रायपुर का दाल भात केंद्र है, मजदूर गांधी मैदान के पास में ये केंद्र है। और देखिए यहाँ पर तमाम तरीके से व्यवस्था जो शुरू हो गई है, टमाटर चटनी वटनी सब लग रहा है। टमाटर चटनी भी जाएगा क्या आज? जी जाएगा भैया, सबको खिलाएंगे? सबको। और क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर भाजी है, प्याज है, मिर्ची है और बोरेबासी है, चटनी। बोरेबासी परोसा जाएगा? जी जी। तो देखिए बोरेबासी परोसा जाएगा और ये पूरी कंप्लीट एक थाली है और जिसको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी खाएंगे, तमाम श्रमिकों के बीच में खाएंगे। इस पे आप देख सकते हैं कौन सी भाजी है? ये चेज भाजी है। चेज भाजी है ये टमाटर की चटनी है, इसके अलावा ये अचार है और प्याज मिर्ची। और ये देखिए बोरेबासी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में है। बोरेबासी छत्तीसगढ़ के मजदूर जब सुबह काम के लिए निकलते हैं तो वो बोरेबासी खाते हैं। और ये देखिए कितने बड़े स्तर पे तमाम मजदूरों के लिए बोरेबासी जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा और तरीके से देख सकते हैं आप कि ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो कुल मिलाकर मजदूरों के लिए कामकाज जो है वो किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ परिधान में दिख रहे हैं, खाना परोसने वाले यहाँ पे। हाँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? आमापारा, रायपुर में। आमापारा में रहते हैं? हाँ, आमापारा। ड्रेस तो अच्छा लग रहा है आपका। क्या क्या खिलाएंगे सबको? बोरेबासी। और बोरेबासी और लाई बड़ी और बिजौरी और भाजी और उसके साथ में रहेगा प्याज मिर्ची टमाटर की चटनी। बस हो गया। फोटो खिंचाने के लिए उत्सुक तो नहीं है? नहीं। खिंचाने का मौका मिले तो खिंचाएंगे फोटो? हाँ। तो देखिए सुमित, ये तमाम तरीके से व्यवस्था जो है वो बना दी गई है और थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे तो ये तमाम लोगों के साथ में वो बोरेबासी चेंच भाजी के साथ में मिर्ची और प्याज के साथ में खाते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर मजदूरों की मेहनत का सम्मान आज होने वाला है। खुद सीएम विष्णुदेव साय मजदूरों के बीच होंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। बहुत शुक्रिया रोहित, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को आज तीसरी किस्त मिलने वाली है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर सरकार के सभी मंत्री इसके बारे में लगातार जानकारी दे रहे थे। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने महिलाओं को सरकार की तरफ से ये पैसे दिए जाते हैं। हर महीने हजार रुपये पात्र महिलाओं के खातों में डाले जाते हैं और इस तरह सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत पहली किस्त की राशि 10 मार्च को दी गई थी। 3 अप्रैल को जारी होगी दूसरी किस्त। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर और चंबल में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव फिर से भिंड और ग्वालियर में प्रचार करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। तो इससे पहले पीएम मोदी ने भी मुरैना में रैली की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुरैना में प्रचार कर चुकी हैं। तो राहुल गांधी भी भिंड में फूल सिंह बरैया के लिए प्रचार कर चुके हैं कल। तो इन दिनों मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल सियासत के लिहाज से हॉटस्पॉट बन चुका है, क्योंकि यहां पर आने वाले चरण में मतदान है, वोटिंग है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, दिग्गजों की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुरैना में पीएम मोदी थे, भिंड में राहुल गांधी थे, भिंड ग्वालियर के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मुरैना में मायावती ने प्रचार किया। लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में 7 मई को होगा। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री 1 मई को कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी ने सरोज पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। रिपोर्ट देखें। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 मई को कोरबा रहे हैं। यहाँ कटघोरा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम कटघोरा के मेला ग्राउंड में है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही अमित शाह ने बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इससे पहले अमित शाह कांकेर खैरागढ़ में चुनाव सभा कर चुके। वहीं अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए कोरबा में उनकी सभा है। इस सीट की तासीर की बात करें तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को अब तक मौका मिलता रहा है। इस सियासी परंपरा की शुरुआत परिसीमन के बाद पहले चुनाव से ही शुरू हो गई। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी से महिला प्रत्याशी के रूप में आमने सामने हैं और मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस से ज्योत्सना महंत और बीजेपी से सरोज पांडे आमने सामने हैं। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अकेले पाली तानाखार विधानसभा में 68,000 की लीड ज्योत्सना महंत को मिली और उनकी जीत की राह सुनिश्चित हुई। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं।
8 में से 6 पर बीजेपी और 1 में कांग्रेस और 1 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में इस लोकसभा की तासीर और परंपरा इस बार भी कायम रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोरबा लोकसभा का जातिगत समीकरण, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 44.5% मतदाता, वहीं अनुसूचित जनजाति के 9.2% और मुस्लिम वोटर्स 3.5% है। कोरबा लोकसभा का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इस लोकसभा की स्थापना परिसीमन के दौरान 2008 को हुई थी और इस सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। इस बार चौथी बार लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब देखना होगा कि कौन किस पर हावी होता है और कौन लोकसभा के चरण में विजयी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कोरबा लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरफ जाती है। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर सरकार से मिलने की जिद में एक महिला ने अपने हाथ की नस काट ली। इंदौर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सभा चल रही थी। सीमा नाम की महिला ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की कोशिश की, जिद करने लगी। सेवादारों ने रोक दिया, जिसके बाद महिला ने कथा स्थल कनकेश्वरी मैदान में डोम के अंदर ही अपने हाथ से अपने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद बेसुध हालत में उसे इंदौर के एम्बा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं। अब चुनाव प्रचार चरम पर है और ऐसे में पुलिस प्रशासन आचार संहिता के मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग भी कर रहा है। सारंगढ़ में बैरियर पॉइंट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने क्रेटा कार से 18,48,000 रुपए जब्त किए। साथ ही कार में बैठे 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक रायगढ़ के हैं। कार से मिली रकम को जब्त कर सारंगढ़ साइबर पुलिस टीम ने एफएसटी को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया। कांकेर शहर में हाथियों की चहलकदमी लगातार बढ़ती ही जा रही है। चारामा क्षेत्र के जंगलों में हाथियों का दल लगातार घूम रहा है। वहीं दल से भटका एक हाथी कांकेर शहर के गोविंदपुर इलाके में घुस गया, जो शहर को पार करता हुआ डोमाली गांव में घुस गया है, जिसके बाद ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। मौके पर वन अमला भी तैनात है। उधर चाचौड़ा में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह पर अमित शाह के बयान को लेकर बोले हैं मरकाम, हमारे यहाँ ऐसा कह दें तो कूटे जाते। मरकाम का ऐसा कहना है, ये राजगढ़ की जनता का अपमान है। मरकाम ऐसा कह रहे थे। दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करने आए थे मरकाम। आपके गंभीरता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो टूट जाते। कि अमित शाह की इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे माटी में आके हमारे माटी की लाल को ऐसा बोल रहा है और हम लोग क्या खामोश बैठ जाए? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि राजा के घर में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ आकर के इस तरह से बात बोलने वाला ऐसे को जवाब दे दो। वो राजगढ़ की जनता को बोला है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके घर में आकर के वो ये बोले कि जनाजा निकाल दे? अमित शाह जी, ये घमंड का जवाब राजगढ़ की जनता देगी। अब आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में दिग्विजय सिंह पर तंज कसा था। सुनिए। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। तो देश में चुनावी मौसम चल रहा है। राजनेताओं की तरफ से ऐसी बयानबाजी हम सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे।